हेलो स्टूडेंट्स। सो हम अब नीट के लिए एक रिवीजन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सो इस रिवीजन लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, हम एक टॉपिक लेंगे एंड उस टॉपिक के ऊपर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे वो हम एक बार डिस्कस करेंगे। एंड वो करने के बाद जो प्रीवियस क्वेश्चन जो ऑलरेडी नीट में आ चुके होंगे वो हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट्स। सो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, पर चैप्टर 20 to 30 क्वेश्चंस मैं आपसे सॉल्व करवाऊँ। ओके, एंड वो 20 to 30 क्वेश्चंस के हिसाब से तुम बाकी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो बिकॉज वो उसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड है। सो आज जो हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो इस चैप्टर को मैंने दो सेक्शंस में डिवाइड किया, सेक्शन 1 और सेक्शन 1 में हम कुछ बेसिक फॉर्मूलाज करने वाले हैं जो अब तक तुमने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी सीखे हो। सो वही फॉर्मूलाज हम रिवाइज करेंगे, बहुत बेसिक फॉर्मूलाज हैं एंड ये फॉर्मूलाज के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन 1 में जो भी फॉर्मूलाज है दैट आर बेसिक फॉर्मूलाज जो तुमने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड्स में भी स्टडी किए हुए हैं, इनके ऊपर भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस तो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीक के सेक्शन 2 जो तुमने अभी करंटली 12th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था अपने बोर्ड्स के लिए, मीटर ब्रिज, पोटेंशियल मीटर, वो वाले कॉन्सेप्ट हम सेकंड सेक्शन में देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1। सो फर्स्ट हम सारे जो कॉन्सेप्ट, सारे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है एक बार हम देखते हैं। Now, सबसे basic formula when you start the current electricity is about Ohm's law. Now, Ohm's law is V is equal to IR. ये काफी बेसिक फॉर्मूला है, इसमें डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे नहीं, इतना तो तुमको पता होगा, करेक्ट। लेकिन इसका यूज तुम काफी सारे क्वेश्चंस में करते हो। सो Ohm's law is important, that is V is equal to IR. नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तुमको इसके एग्जांपल्स रीड करने हैं। Now, what are ohmic conductors and what are non-ohmic conductors? Ohmic conductors are those conductors which obey the Ohm's law. जो Ohm's law obey करते हैं means V is equal to I वाला law जो obey करते हैं that conductors are known as ohmic conductors. And जो conductors ये law obey नहीं करते but still they are conductors, they are known as non-ohmic conductors. Law को obey करना means what? If you remember, एक ग्राफ है V versus I. जो भी कंडक्टर्स Ohm's law obey करते हैं उनके ये वाला प्लॉट क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, and slope of this line will be equal to resistance, that is R. Okay, so जो भी conductors का ग्राफ इस तरह का आता है they all obey Ohm's law, so they are known as ohmic conductors. and जो भी चीजें कंडक्टर्स हैं लेकिन Ohm's law को obey नहीं करते, it means what? उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, उनका ग्राफ में भी आगे जाके बेंड हो जाएगा। ओके, सो ऐसे वाले जो कंडक्टर्स है जो Ohm's law को obey नहीं करते हैं they are known as non ohmic conductors. सो इसके तुमको एग्जांपल्स पढ़ने, एग्जांपल्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तुमको लिस्ट में क्वेश्चंस दिए होंगे, पूछेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ओमिक कंडक्टर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमिक कंडक्टर। सो यू हैव टू रीड द एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज सबको पता है कैसे निकालते हैं, R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इज व्हाट? सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस व्हिच आर कनेक्टेड इन द सीरीज। नाउ मैं एग्जांपल लिया है, अज्यूम करो देयर आर n रेजिस्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो अगर तुम n रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो नेट रिजल्टेंट equivalent resistance will be equal to R plus R plus R plus R will give you value as NR. One more thing जो तुम important note हमेशा करके रखते सबको पता भी है, current is same through the each resistor connected in series. अगर तुम सीरीज में काफी सारे रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर देते हैं, रेजिस्टर्स काफी सारे तुमने सीरीज में कनेक्ट किए, सो ये जो रेजिस्टर है फॉर एग्जांपल ये R1 है, ये R2 और ये R3 है, तो जो भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है, so I is the current flowing through R1, similarly I will be current flowing through R2 and I will be the current flowing through R2. So whenever you connect resistors in series, current through them is same. Next is resistance in parallel. How to calculate R equivalent? Formula is 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on. And if I consider n resistors, each having resistance R are connected in parallel, so R equivalent will be equal to R by n. ये हमने लॉ यहाँ पे अप्लाई किया एंड हमसे सॉल्व किया। इंस्टेड ऑफ R1 R2 and R3 का लेंगे 1 by R plus 1 by R plus 1 by R up to n values and if you solve you get the answer as R by n। ये सिंपल देखिए, दो टू याद। जैसे यहाँ पे सीरीज के केस में करंट सेम होता है थ्रू आउट द सर्किट, थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स, वैसे अगर तुम पैरेलल में कनेक्शन करते हो सो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस व्हाट विल बी द सेम? पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन द सेम। सो व्हेन यू कनेक्ट रेजिस्टर्स इन पैरेलल, इसमें पैरेलल कनेक्ट किया, जितना पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अक्रॉस भी होगा। सो ये कब पॉसिबल है? व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये दो पॉइंट्स तुमको याद रखना है। ओके, नाउ व्हाट इज करंट? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो
So I can define I as dq by dt. So ये dq by dt एक्चुअली में क्या डिफाइन करता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ओके, इस बेसिक सा पॉइंट है, पर याद रखना है इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं. करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल रीजन टू लोअर पोटेंशियल रीजन. कभी भी करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट उस सेक्शन से फ्लो नहीं करेगा. एंड करंट डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल रीजन टू लोअर पोटेंशियल रीजन. अगर तुमको पता है कभी हम बैटरी जब ड्रॉ करते हैं तो हम करंट कहाँ से दिखाते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है एंड नेगेटिव टर्मिनल पे होता है. सो पॉजिटिव टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल इज एट लोअर पोटेंशियल. ओके, सो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल रीजन टू लोअर पोटेंशियल रीजन. नेक्स्ट है पावर वाला कॉन्सेप्ट. पावर के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से. सो पावर का तुमको फॉर्मूला जैसे बाय हार्ट हो जाना चाहिए. पावर इज V into I. ये बेसिक है. पावर को हमने तीन फॉर्मूलाज है. अब तुमको अगर ये फॉर्मूला याद है VI, उसी की हेल्प से बाकी फॉर्मूलाज आराम से डिराइव कर सकते हैं. नाउ ओम्स लॉ तुमको पता है V is equal to II. सो तुम सब्स्टिट्यूट करते हो. इंस्टेड ऑफ V हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं IR. सो आई गेट द फॉर्मूला एज I square. और इंस्टेड ऑफ I में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो V by I. So I get the formula V square by R. These are all the formulas for power. Depending upon question हम इनमें से कोई ना कोई formula यूज करेंगे when there is a question related to power. Power का रेट होता है watt. Okay, ऐसा है. Next is heating effect. Heating effect of electric current, Joule Thomson effect वाला part. Same वही H is equal to VIT. इसकी अलग अलग फॉर्मेट्स. जैसे पावर के लिए हमने तीन फॉर्मुलाज डिफाइन किए, वैसे हीटिंग इफेक्ट के लिए भी तीन फॉर्मुलाज हैं. सिर्फ यहाँ पे देखो फॉर्मूला काफी सिमिलर दिखाई देगा. सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या आ जाएगा? टाइम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का ही सबसे बेसिक फॉर्मूला है, पर इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए पूछे गए एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से. R is equal to rho into L by A. Rho stands for resistivity or also known as specific resistance. Then L is the length of the conductor. A stands for area of cross section. ये फॉर्मूला सबको पता है, लेकिन यहाँ पे तुमको एक इंपॉर्टेंट चीज जो पता होनी चाहिए वो क्या है कि रो किस पर डिपेंड करता है. ओके, सो रो सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करेगा. दिस टाइप ऑफ मटेरियल. तुम्हारा कंडक्टर कौन सा है? इज इट मेड अप ऑफ स्टील, इज इट मेड अप ऑफ गोल्ड? तो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर रो का वैल्यू चेंज होता है. सो रो डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. एंड सेकंड थिंग, रो डिपेंड्स ऑन द टेंपरेचर ऑफ द कंडक्टर. अगर तुमने टेंपरेचर को चेंज किया तो रो का वैल्यू भी चेंज अपने आप हो जाएगा. सो रो तुम्हारे सिर्फ दो पॉइंट पे डिपेंडेंट है. इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल एंड टेंपरेचर ऑफ द कंडक्टर. रो डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. लेंथ और एरिया ऑफ सेक्शन पे कौन डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. ओके, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती. रेजिस्टिविटी सिर्फ दो पार्ट्स पे डिपेंड करती है. ओके, सो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया गया होगा कि लेंथ चेंज किया है हमने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज किया है, तो क्या चेंज होगा? उसका सिर्फ R चेंज होगा. रो का वैल्यू चेंज नहीं होगा जब तक उसका मटेरियल और उसका टेंपरेचर चेंज नहीं हो रहा. सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर दो भी क्वेश्चंस पूछे गए. नाउ देयर इज वन मोर टर्म, कंडक्टिविटी. रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है? रेजिस्ट करना, करंट को फ्लो करने नहीं देना. सो वैसे एक और टर्म है कंडक्टिविटी. कंडक्टेंस में हमने स्टडी किया केमिस्ट्री में, तो कोई चैप्टर में था कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी. सो वो वाला पार्ट हम यहाँ पे अप्लाई करें. कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. ओके, सो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? यू कैन फाइंड आउट द यूनिट एज वेल. यूनिट ऑफ रो मुझे जानता नहीं है, तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं. द यूनिट ऑफ रो विल बी व्हाट? ओम मीटर. ओके, एंड यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी विल बी व्हाट? उसका रेसिप्रोकल है. सो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ओम इनवर्स को एक और नाम है सीमेन. तो सीमेन पर मीटर इज द एसआई यूनिट फॉर कंडक्टिविटी. ओके, सो ये याद रखना, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड सिमिलरली कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. नाउ नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रो. हमने बोला था कि रो किस पे डिपेंड करता है? टेंपरेचर. ओके, ये जो फार्मूला है वो जनरली हम कंडक्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं. नाउ रो इज इक्वल टू रो नॉट. नाउ रो का मतलब यहाँ पे क्या है? रेजिस्टिविटी एट अ हायर टेंपरेचर, दैट इज T. ओके, एंड रो नॉट स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी एट अ लोअर टेंपरेचर, दैट इज T नॉट. तुमको अगर रो नॉट का वैल्यू दिया है, लोअर टेंपरेचर पे रेजिस्टिविटी दी है, तुमको पूछा गया है कि हायर टेंपरेचर पे कितनी रेजिस्टिविटी होगी, तो वो निकालने के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला ही है. So rho resistivity at higher temperature, rho naught resistivity at lower temperature T naught. Then alpha यहाँ पे क्या है तुम्हारा? अल्फा यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट है. ओके, टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर रेजिस्टिविटी. ओके, सिमिलरली इसे हमने रो के लिए डिफाइन किया, वैसे हम लोग R के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं. इसे हमने डिराइव किया है फॉर्मूला. सो आइदर यू कैन यूज इट फॉर रो और यू कैन यूज इट फॉर R, बिकॉज R रो पे डिपेंडेंट है. करेक्ट. सो अगर रो का वैल्यू चेंज हो रहा है तो R का वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा बाय द सेम फॉर्मूला. नेक्स्ट इज ऑन EMF.
नाउ व्हाट इज ईएमएफ? बैटरी का ईएमएफ निकालते हैं। सो ईएमएफ को फॉर्मूला है ना, अभी यहाँ पे हम लोग दो चीज मेजर करेंगे, तो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, ओम लॉ से में लिखा है। V का यहाँ पे मतलब होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच यू मेजर अक्रॉस अ रेजिस्टर, एंड ईएमएफ का मतलब क्या होता है पूरे सर्किट में कितना बैटरी कितना ईएमएफ पहुंचा रही है, इसका फॉर्मूला होगा I इनटू, ये क्या इंडिकेट करता है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस मींस व्हाट? इट इंक्लूड्स द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस as well as small r stands for the internal resistance of the battery. So whenever you calculate EMF, you have to include both the resistance or entire external resistance as well as internal resistance. ये काफी सिंपल सा फॉर्मूला है, पर हम बहुत बार यूज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। नाउ कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। नाउ जब कंडक्टर्स का तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका रैंडम मोशन स्टार्ट होगा। Electrons का random motion start होना means what? They will resist the flow of current. It means if you increase the temperature, resistivity of your conductor will increase. In case of conductors, okay, resistivity increases as temperature increases because electrons start performing the random motion. But in case of semiconductors, not as semiconductors generally, semiconductors behave like insulators as well as conductors. Now they behave as insulators at lower temperature and they behave as conductors at a higher temperature. It means what? When you increase the temperature, the conductivity will increase. If the conductivity is increasing, it means the resistivity is decreasing. So for semiconductors, as we increase the temperature, the resistivity will decrease. But in case of conductors, if we increase the temperature, the resistivity will increase. Okay. So question might come from this section in terms of graph or in terms of theory questions. Okay. So ये भी important है. So ये तुम्हारा कवर होता है सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 में जो भी हमने फॉर्मूलाज देखे हैं वो ऑलरेडी हमने लोअर स्लाइड्स में देखे हुए थे, पर ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, इनका हम इनके ऊपर भी क्वेश्चंस तुम्हारे नीट एग्जाम से पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, एक तो पावर पे काफी ज्यादा पूछा गया है, ये बेसिक फॉर्मूला पे पूछा गया है, ईएमएफ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, देन ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद सॉल्विंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू सेक्शन। अब हम क्या करेंगे, मैं तुमको एक पीडीएफ सेंड करूंगी ग्रुप पे, या फिर तुमको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी एक पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नीट के और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स। ओके, सो उस पीडीएफ में से मैं कुछ क्वेश्चंस तुमको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी। सो आई राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर, तुम्हें क्या करना है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके रखना है, एंड मैं जो भी क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहा हूँ तुमको देखते देखते सोल्यूशन भी देखते जाए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखने में हमारा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आई सेंड यू द पीडीएफ, उस पीडीएफ को तुम डाउनलोड कर लो, क्वेश्चन अपने पास रेडी रखो, एंड देन स्टार्ट सीइंग द वीडियो, तो हम सॉल्यूशंस देखते जाएंगे। एंड रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे जो भी पीडीएफ में बचे रहेंगे वो तुमको एज अ असाइनमेंट कंप्लीट करना, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स वो हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 के कुछ क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तुमको जो पीडीएफ सेंड करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 1। Now, question number 1 में पूछा गया है a set of n equal resistors of R each. Okay, so there are n resistors who have resistance R each, हर एक का। Then they are connected in series to a battery whose EMF is E. So these n resistors are connected in series with a battery whose EMF is given to be E and internal resistance is given to be R. Okay, internal resistance is given to be R of the battery, and battery का EMF दिया हुआ है E. Then you have to, then now the n resistors are connected in parallel. So initially they were connected in series. In second case they are getting connected in parallel. Then you have to find out the current drawn. The current drawn from the battery in this case becomes 10 I. Okay, in this case the current drawn is given to be I. You have to find out the value of n. So you have to find out what is the value of n. So यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे दो केसेस है। पहले वाले केस में तुमने बैटरी से n रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया था। हमारी बैटरी है, ये बैटरी का EMF E and its internal resistance, ये वाला internal resistance is R. Case 1 में n resistors are connected in series, जैसे हम बहुत सारे resistors को series में connect करेंगे up to n values. Okay, R R
सो ये केस नंबर 1 है एंड केस नंबर 2 में there are n resistors, same number of resistors, but now the connection is parallel connection. ऐसे करते करते up to n values. Okay. Again they are connected to a battery whose EMF is E and internal resistance is R. हमारी battery. Case 1 में दिया गया है current drawn is I and case 2 में दिया गया है current drawn is 10I. You have to find out what is the value of n. Now how to solve this question? इस question में EMF का हमको फॉर्मूला पता है. What is the formula for EMF? वो तुमको याद रखना है. EMF is equal to current. Okay, I stands for current. I will write here current into total resistance. Total resistance means what? Equivalent resistance external circuit का plus R. Small r stands for internal resistance. So हम इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करने वाले हैं. And एक और जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे that is R equivalent for series. सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड पैरेलल के लिए R इक्विवेलेंट होता है 1 by R1 प्लस 1 by R2 अप टू n वैल्यूज. ओके, सो हम ये तीन फॉर्मूलास का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं. नाउ अभी मैं केस 1 में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. दोनों केस में जो बैटरी यूज की है वो सेम है. सो इस केस में पहले एक्सटर्नल सर्किट का R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू NR. ओके, देयर आर n r resistors. Okay, n resistors है, उनका सबका वैल्यू r है. So r equivalent will be equal to nr. And इस केस में n resistors parallel connected है, so उसका r equivalent का वैल्यू होगा r by n. Okay, तो हमने ये वाला पार्ट अप्लाई करके यहाँ पे r equivalent करेंगे. अभी इस केस में हम EMF का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. I is equal to current drawn is I. Okay, external resistance is nr plus internal resistance is capital R. Okay, according to the formula. Next, इस केस में अगर हमको EMF निकालना होगा, EMF will be equal to current. Current in the circuit is 10I. R equivalent is R by N plus internal resistance is capital R. Okay, so to simplify करते हैं, R को हम कॉमन में ले लेंगे. I R N plus 1 and this will be equal to 10I. Again R will be common 1 by N plus 1. ये हो गया फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब दोनों बैटरी सेम है, दोनों का ये सेम, इतने सेम बैटरी यूज की है. तो इसका मतलब इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है. इट मींस दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा. सो हम क्या करेंगे, आप इनको मर्ज कर देंगे. इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है. सो दैट विल गिव मी IR into n plus 1 is equal to 10IR into 1 by n plus 1. Okay, now we need to solve this. IR gets cancelled out, so I'll be left with n plus 1 is equal to 10 n plus 1 upon n. Okay, ऐसा solve करेंगे. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे n plus 1 और ये complete n plus 1 cancel out हो जाएगा. Therefore 1 is equal to 10 by n. Therefore I'll get the value of n is equal to 10. Okay, so your right option is n is equal to 10. Now we'll start with question number 4. Now question number 4 where it is given that the resistance of a wire is R ohm. Now it is melted and stretched to n times its original length. You have to find out the new resistance of the wire. Okay. So when you see the question, options क्या क्या दिए वो भी एक बार देख लो, because उसके बाद हम solve करेंगे. Now wire का resistance initially है R. Okay, initial before melting. एंड जब तुम उसको मेल्ट कर देते हो, आफ्टर मेल्टिंग यू हैव स्ट्रेच द वायर. मेल्टिंग के बाद तुमने उसको स्ट्रेच किया. अगर तुमने उसको स्ट्रेच किया है तो उसका लेंथ कितना बढ़ गया है, लेंथ हैज बिकम न्यू लेंथ. न्यू लेंथ को मिल लेते हैं L डैश, इनिशियल लेंथ को मिल लेते हैं L. ओके, सो न्यू लेंथ L डैश विल बी n टाइम्स ओरिजिनल लेंथ. ओके, नाउ n टाइम्स ओरिजिनल लेंथ इज L. So I'll get the new length of the wire, that is L dash is equal to n times L. Okay. अभी देखो, तुमने यहाँ पे मेल्टिंग करके नया वायर बनाया, स्ट्रेच करके उसका लेंथ वगैरह चेंज किया, लेकिन तुमने मटेरियल तो सेम रखा है, तुमने उसी को मेल्ट किया था. ओके, सो इसका मतलब उसका रो का वैल्यू, रो इज कांस्टेंट.
बिकॉज द मटेरियल ऑफ द वायर इज कांस्टेंट, बिकॉज उन्हें मेल्ट किया है वापस उसका एक वायर बनाया, वो वायर भी सेम मटेरियल का ही होगा। सो रो इज कांस्टेंट, रो विल नॉट चेंज। सो यहाँ पे लेंथ तो चेंज हो रही है, लेकिन एक और पॉइंट तुमको यहाँ पे ध्यान देना है, तो डायरेक्टली सॉल्व मत करने चले जाना। अदरवाइज हमारा फास्ट रिएक्शन क्या होता है, r is equal to rho l by a। नाउ r डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन लेंथ, सो अगर लेंथ n टाइम्स बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी n टाइम्स बढ़ जाएगा। तो मैं हमारा असम्पशन ऐसा हो, पर ऐसा नहीं है। अगर तुम उसका लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो, अगर तुम किसी वायर को एक्सटेंड करोगे तो उसके लेंथ के साथ उसका एरिया फ्रैक्शन कम हो जाएगा। लेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन उसका, फॉर एग्जांपल ये उसका ओरिजिनल डायमेंशन है, ओके, लेंथ l है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। ओके, जब तुम उसको स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच करने से उसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। ओके, सो ये जो नई लेंथ है हमने उसको नेम कर दिया l डैश एंड न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया को हम बोल देते हैं a डैश। ओके, सो हमको L और L डैश में क्या रिलेशन है डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है। तुम्हारा अभी काम क्या है, A और A डैश में क्या रिलेशनशिप है तुमको वो बताना है। ओके, अभी ये वाला केस हमने 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में किया हो, मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व किए हो। जब हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं और उससे कुछ नया चीज बनाते हैं, चाहे सेम शेप का हो चाहे डिफरेंट शेप का हो, उस केस में उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, इक्वालिटी फैक्टर हमेशा सेम रहेगा। व्हेन यू मेल्ट समथिंग इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। सो जो प्रीवियस वायर था उसका वॉल्यूम एंड तुमने जो नया वायर स्ट्रेच करके लॉन्ग किया है उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, ये सेम होगा। तो वही हम यहाँ पे प्रिंसिपल यूज करेंगे। इनिशियल वॉल्यूम दैट इज बिफोर मेल्टिंग विल बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम दैट इज आफ्टर मेल्टिंग। वॉल्यूम ऑफ वायर का शेप होता है सिलेंड्रिकल and volume of cylinder is pi r square h. Pi r square is nothing but the cross sectional area. So I can say that the volume of the cylinder is cross sectional area into length. Length corresponds to the height. So initial volume will be A into L and final volume will be A dash into L dash. Okay. Now A into L is equal to A dash, L dash का relationship तुमको पता है, L dash is equal to NL. तो हम यहाँ पे substitute करेंगे. So this is equal to NL. L gets cancelled out, so I'll get A dash is equal to A by A. यहाँ पे A dash है, N को हमने यहाँ पे भेजा, so I'll get A dash is equal to A by A. So I got a relationship between L dash and L, relationship between A dash and A. Now we'll start solving. Now initial case resistance was R. Resistance was R means R is equal to rho L by A will be the formula. Length is L, area of cross-section is A, and resistivity is rho. Second case we assume that resistance, new resistance is R dash. That will be equal to rho को हम rho ही लिखेंगे because material change नहीं हुआ तो rho will remain the same. Now new length is L dash and new cross sectional area is A dash. Now we'll substitute rho into L dash is NL and A dash is A by A. Okay, we'll solve this and we'll get rho n square बाजू में आ जाएगा, denominator goes to numerator, n into n will give you n square, okay, rho l by a. बिल्कुल कैसे आ जाएगा? अभी यहाँ पे ये rho l by a एक्चुअली में क्या है? rho l by a is nothing but r. Therefore I'll get r dash is equal to n square r. So right answer is n square r. So ये तो फॉर्मूला अगर तुम याद कर लोगे बाहर में तो बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे बोला होता कि लेंथ इज इंक्रीजिंग 2 टाइम्स, यहाँ पे उन्होंने n वैल्यू दिया है, इंस्टेड ऑफ n अगर मैंने बोला लेंथ इज इंक्रीज 2 टाइम्स, सो योर आंसर विल बी व्हाट, 2 स्क्वायर 2 दैट इज 4r. इफ आई से माय लेंथ इज इंक्रीज 3 टाइम्स, सो यहाँ पे आंसर तुम्हारा हो जाएगा r dash will be 3 square दैट इज 9. ओके, सो यू गॉट अ फॉर्मूला. So whenever your wire is stretched n times, new resistance of the wire will be equal to n square r. Next हम start करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से. So क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है a filament bulb का power is 500 watt and potential is equal to 100. Okay, so ये bulb के लिए दिया है is to be used in a 230 volt main supply. So ये बल्ब का पावर एंड उसका पोटेंशियल बताया गया है कि इतने पोटेंशियल पे तुम्हारी बल्ब कितना पावर देती है 500 वाट. लेकिन तुमने जो एक्सटर्नल सर्किट अप्लाई किया है, सो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस, जिस पोटेंशियल तुमने अप्लाई किया है दैट इज इक्वल टू बी 230 वोल्ट. ओके, तो तुमने मेन सप्लाई लगाया, मेन सप्लाई का पोटेंशियल है 230 वोल्ट. नाउ व्हेन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, यहां पे तुमने एक सीरीज में एक R रेजिस्टर कनेक्ट किया है.
R is connected in series along with the bulb. Okay. Then it works perfectly and the bulb consumes 500 watt. So bulb is consuming 500 watt and you have to find out the value of R. So पहले मैं इसमें सेटअप ड्रॉ कर दूं, डायग्राम ड्रॉ कर दूं सर्किट का. So कैसा है, यहाँ पे हमारा बल्ब लगा हुआ है. ओके. एंड बल्ब के साथ तुमको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. ये बल्ब पावर देता है 500 वाट व्हेन कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई. ओके. तुमने जो मेन सप्लाई दिया है उसका पोटेंशियल कितना है 230 वोल्ट. मेन का सप्लाई का वैल्यू है 230 वोल्ट. ओके. तुमको पता करना है कि अगर 230 वोल्ट सप्लाई करने पे तुम्हारा जो बल्ब है इट गिव्स पावर ऑफ 500 वाट. Okay, your bulb is giving the power of 500 watt when connected to 230 volt supply. In that case, what is the value of R? Okay, अभी देखो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा गया है कि 500 watt कब मिलेगा when voltage applied is 100 volt. इसका मतलब अगर तुम्हारा बल्ब 500 watt पावर सप्लाई कर रहा है, so इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है it will be maintained at 100 volt. So इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा that will be equal to 100 volt बल्ब के अक्रॉस. ओके. तो तुमने सप्लाई कितना किया है 230 वोल्ट. सो रिमेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा आर के अक्रॉस. 100 वोल्ट यहां पे यूज हो गया. सो रिमेनिंग कितना होगा 230 माइनस 100 दैट इज 130 वोल्ट. सो 130 वोल्ट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर आर. ओके. मुझे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर. अब इस वाले केस में हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं दैट इज V इज इक्वल टू आर. V नोन है तो दैट इज 130. ओके. R इज अननोन टू यू. अगर तुमको R कैलकुलेट करना है you should know the value of current. Okay, so if you know the value of current automatically you get the answer for R. So अभी यहाँ पे हमारा काम है हमें निकालना है value of current. Now how to calculate value of current? From the formula of power. Power is equal to here हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज मुझे पोटेंशियल पता है एंड मुझे करंट निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. हमारे पास और भी फॉर्मूलाज है पावर के पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे P is equal to VF. Now power is 500 watt. Potential across your bulb is 100 volt into current. So if you solve this, I'll get the value of current as 5 ampere. So current across the bulb is 5 ampere. Now bulb और resistor series में connected है तो जितना current bulb के across होगा उतना current resistor के across होगा. So 5 ampere is the current flowing through resistor R. So instead of I will substitute here 5. So R will be equal to 130 by 5. So if you solve this, you will get the answer as 26. Okay, so 26 ohm. So right answer is 26 ohms. Okay. Now let's start with question number 10. So question number 10 में दिया है कि there are two wires. दोनों wires का dimension same है. दोनों wires का dimension same is it means what? For example, first wire का length है N1, second wire का length है N2. So N1 will be equal to N2. First wire का ये position है A1 and second wire का A2. So their dimensions are same means what? दोनों का length भी same है, दोनों का cross sectional area भी same. So I'll take it as N1 is equal to N2 is equal to N and A1 is equal to A2 is equal to A. दोनों wires के लिए. And दोनों wires different है. First वाले wire की conductivity दी गई है. यहाँ पे resistivity नहीं दी गई है. It is given conductivity. So conductivity of the first wire is ρ1 and conductivity of the second wire is ρ2. ठीक ऐसे दिया है. तुमको बोला गया है अब तुम दोनों को साथ में कनेक्ट करोगे सीरीज में. You're going to connect both the wires. For example, ये wire 1 है and the wire 2. Dimensions are same, means both have same length, same cross section area. इसका conductivity है ρ1, इसका conductivity है ρ2. तुम दोनों को कनेक्ट करते हैं. अब तुमको बताना है कि अभी जो नया कंपोजिट वायर फॉर्म हुआ है दोनों के कॉम्बिनेशन से, इस कंपोजिट वायर का रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी कितना होगा, मींस रो कितना होगा, रो इक्विवेलेंट. ओके, तुमको निकालना वैल्यू फॉर रो इक्विवेलेंट, रो 1 एंड रो 2 आर इंडिविजुअल. अब तुम इसे सॉल्व कैसे करोगे ना, हमें जो फॉर्मूला पता है वो हमें रेजिस्टिविटी के लिए पता है. वी नो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए. सो इंस्टेड ऑफ रो अगर मैं कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पुट करते हैं तो resistivity and conductivity have a reciprocal relationship. So instead of rho I can substitute 1 by sigma L by A. Sigma stands for conductivity. तो फिर ऐसा हम लिख सकते हैं.
यहाँ पे जो हमने वायर्स कनेक्ट किया कॉम्बिनेशन किसे दिख रहा है, सीरीज दिख रहा है। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर इज सीरीज। सो इस वाले केस में फॉर एग्जांपल अगर इस वायर का रेजिस्टेंस है R1, इस वायर का रेजिस्टेंस है R2, सो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 plus R2 इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम R1 का वैल्यू निकालेंगे। सो R1 विल बी इक्वल टू 1 upon ρ1 L1 by A1। ओके, एंड इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग R2 will be equal to 1 by ρ2 L2 by A2 with this will be a formula individual resistance। okay, R equivalent के केस में R equivalent में क्या लेंगे, R equivalent will be equal to 1 by ρ equivalent, okay, length equivalent upon area cross sectional equivalent। okay, this will be the formula for R equivalent। तो ये वाले पार्ट्स हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में। so instead of R equivalent I will write down 1 upon ρ equivalent N equivalent divided by A equivalent will be equal to R1 का वैल्यू पुट करेंगे 1 upon ρ1। ना दोनों के केस में देखो L1 और L2 इक्वल है, दोनों का वैल्यू कितना होता है, एंड सिमिलरली A1 और A2 भी इक्वल है, दोनों का वैल्यू होता है। सो इंस्टेड ऑफ L1 हम लिख देंगे यहाँ पे L by A एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 1 by ρ2 L by A। ओके, नाउ व्हाट इज L इक्विवेलेंट एंड A इक्विवेलेंट, दोनों को तुमने जब कनेक्ट कर दिया है, इसका लेंथ है L एंड इसका भी लेंथ है L, so resultant length of the entire wire will be equal to 2L। okay, now individual wire का area proportion था A, इसका भी area proportion है A। so अभी ये जो नया वायर बना है उसका area proportion भी क्या रहेगा, A ही रहेगा, it will not change। okay, so L equivalent is 2L and A equivalent is A। so वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। so instead of L equivalent I write down 2L, instead of A equivalent I write down A, that is equal to 1 upon ρ1 L by A plus 1 upon ρ2 L by A। okay, so L by A और L by A के टर्म को हम कैंसिल कर देते हैं। so यहाँ पे हमें मिलेगा 2 upon ρ equivalent will be equal to 1 upon ρ1, sorry 1 upon sigma 1 plus 1 upon sigma 2। अब तुम्हें इसे सॉल्व करना है and you get the answer as sigma equivalent is equal to ρ1 into ρ2, okay, 2 ρ1 into ρ2 divided by ρ1 plus, so this will be your answer। next is question number 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में तुमको A, B, C ये 3 वोल्टमीटर्स है एंड तीनों का रेजिस्टेंस गिवन है। वोल्टमीटर A has resistance of R, वोल्टमीटर B 1.5 R and resistance of voltmeter C is 3 R। एंड तुमने x एंड y पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। जब तुम x एंड y के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, इन दैट केस तुमने जब इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किए, वोल्टेज मेजर किए, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A इज VA, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B इज VB एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C इज VC, तुमको मिला है। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन VA, VB एंड VC। अब ये जो क्वेश्चन है वो काफी बेसिक क्वेश्चन है, इसमें मार्क्स लूज करना बहुत बेकार होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। अभी यहाँ पे तुमको चेक करना है कि कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है। नाउ स्टार्ट सीइंग, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 3 आ रहा है। यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ओके, इट मींस 3R और सॉरी C एंड D इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा बिकॉज़ देयर कॉम्बिनेशन इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो ये क्लियरली बोल सकते हो, डायग्राम देखेंगे VB इज इक्वल टू VC। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे तुम्हारे कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन A एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन C एलिमिनेट हो गया। दो ऑप्शन पे एलिमिनेट हो गए, सिर्फ दो ऑप्शन बचे B एंड D बिकॉज़ VB विल बी एक्चुअली इक्वल टू VC। कितना क्लियर है? अब तुमको पता करना रिलेशनशिप बिटवीन VA, VB एंड VC। नाउ VB एंड VC का क्रॉस कितना पोटेंशियल कैसे निकालेंगे हम, करंट कितना फ्लो कर रहा है एंड इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट वैल्यू निकालेंगे। सो R इक्वल कितना आएगा इस केस में देख लो, हम लोग फार्मूला यूज करेंगे 1 upon R इक्विवेलेंट इज 1 upon R1 मींस 1.5 R प्लस 1 upon R2 मींस 3 R। ओके, तुम उसको सॉल्व करोगे यू गेट द आंसर ऑफ R इक्विवेलेंट एज R। ओके, सो यहाँ पे ये जो एंटायर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसके यहाँ पे इक्विवेलेंट वैल्यू कितना आ रहा है R। तो तुम्हारा सर्किट देखो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे A वाला पार्ट है, रेजिस्टेंस उसका ऑलरेडी R है एंड यहाँ पे ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है उसके अक्रॉस
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर, ओके, दोनों का मिला है एंड बी एंड सी का वैल्यू ऑलरेडी इक्वल है। इस रेफरेंस का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज एक्चुअली व्हाट वीपी और आई कैन से दैट इज वीसी, सेम। अब तुमको पता करना है इसके क्रॉस करना। नाउ एज यू कैन सी दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, ओके, एंड दोनों का रेजिस्टेंस सेम है एंड ये जो कॉम्बिनेशन है ये वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा, करंट इज सेम। जितना करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा उतना करंट ये पार्ट के थ्रू फ्लो करेगा। अगर दोनों केस के क्रॉस करंट फ्लो सेम है सो आईआर और आईआर की वैल्यू आएंगे, दोनों केस पोटेंशियल अगेन क्या होगा, सेम होगा। सो यहाँ पे ए के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो वीबी और वीसी से भी इक्वल होगा। सो आई कैन से दैट वीए इज एक्चुअली इक्वल टू वीबी इक्वल टू वीसी। दिस इज योर करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वीए, वीबी एंड वीसी, ओके। सो योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 में कंपोजिट वायर बनाया गया है बाय जॉइनिंग कॉपर वायर एंड आयरन वायर। कॉपर वायर और आयरन वायर दोनों का एरिया कोएफिशिएंट सेम है एंड इज गिवन टू बी 0.01 सेंटीमीटर। सिमिलरली दोनों का लेंथ भी सेम है, इंडिविजुअल लेंथ दोनों का है 1 मीटर ईच। देन दोनों का मटेरियल डिफरेंट है, दोनों की रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट होगी। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर क्वेश्चन में गिवन है 1.7 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर, यूनिट पे भी ध्यान देना है। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज गिवन टू बी 10⁻⁵ ओम सेंटीमीटर। तुमको पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, तुम्हें कितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट द करंट इन द सर्किट में कितना करंट फ्लो करना चाहिए, 1 एम्पीयर। ओके, करंट इन द सर्किट इज 1 एम्पीयर। तुम्हारा एम क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V। नाउ बहुत बेसिक फार्मूला है, V का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू I ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तुम्हें ये फार्मूला यहां पे यूज करना है। नाउ V निकालने के लिए यू नीड टू नो द वैल्यू ऑफ R एंड वैल्यू ऑफ R। वैल्यू ऑफ I क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1 एम्पीयर। ओके, तो ये तो बहुत क्लियर है, इसका वैल्यू गिवन है 1 एम्पीयर। अब तुम्हारा काम क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R। अब यहाँ पे R कौन सा रेजिस्टेंस, दोनों का कंपोजिट, दोनों मिला के दोनों का रेजिस्टेंस जो होगा मिला के कॉपर का प्लस आयरन का। सो आई राइट डाउन हियर बेटर R इक्विवेलेंट। ओके, सो आई नीड टू नो द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट। नाउ कॉपर वाला कुछ रेजिस्टेंस होगा उसको हम नेम कर देते हैं फॉर एग्जांपल RC एंड आयरन वाला कुछ रेजिस्टेंस होगा उसको नेम कर देते हैं R द बेस ऑफ Fe। दोनों का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। सो R इक्विवेलेंट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर। ओके, अभी R इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एंड रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, दोनों को ऐड करने पे ऑटोमेटिकली आई गेट द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट। वो मैं पुट करेंगे, करंट ऑलरेडी दिया है 1 एम्पीयर, सॉल्व करेंगे एंड गेट द आंसर। सो अभी देखो रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, इंस्टेंट लेके दी है, रो की वैल्यूज गिवन है, एरिया कोएफिशिएंट गिवन है एंड लेंथ गिवन है। तुम्हारा यहाँ पे काम क्या है, इन सबको यूज करके हम निकालेंगे रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एंड रेजिस्टेंस ऑफ आयरन। The resistance of copper will have formula rho of copper, length of copper upon area of cross section of copper. Okay. Similarly, resistance of iron will be resistivity of iron, length of iron upon area of cross section of iron. Okay. Now before we start substituting, हमको पहले यूनिट्स पे फोकस करना है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, ये मीटर में दिया है, ये ओम सेंटीमीटर में दिया है, ये ओम सेंटीमीटर। ओके, रेजिस्टेंस का यूनिट हमको चाहिए ओम में। सो पहला हमारा काम क्या होगा, यूनिफॉर्म करेंगे इसको, सम आर गिवन इन सेंटीमीटर, सम आर गिवन इन मीटर। सो हमारा काम क्या होगा, आइदर यू कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर और यू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर, दोनों में से तुमने कुछ भी किया यू गेट द राइट आंसर। तो यहाँ पे बेटर क्या होगा, यू कन्वर्ट टू मीटर। ठीक है, ऐसा है 1 सेंटीमीटर is 10⁻⁻² meter, therefore 1 centimeter square will be 10⁻⁻4 meter square, so square किया। 0.01 is nothing but 10⁻² already, सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या लिखेंगे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सो ऑलरेडी 10⁻² है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, सो आई गेट 10⁻�6 मीटर स्क्वायर। ओके, लेंथ ऑलरेडी मीटर में है ना। यहाँ पे देखो ओम सेंटीमीटर है, यहाँ पे पर सेंटीमीटर नहीं है, ओम के साथ सेंटीमीटर है, दिस हैव टू मल्टीप्लाई। सो 1.7 × 10⁻⁶, ये ऑलरेडी था -6। Now 1 centimeter is 10⁻². So -6 and -2 will give you answer as -8. That will be in ohm meter. Okay, ohm meter. Next similarly इसमें वही करेंगे हम, 10⁻⁵ already है. Now 1 centimeter is 10⁻², so we'll get 10⁻⁷ ohm meter. Okay, so हमने क्या किया, यहाँ पे यूनिट से कन्वर्जन किया है, सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट किया। ये कन्वर्जन के बाद ही तुमको आगे प्रोसीड करना है, अदरवाइज तुमको आंसर रॉन्ग मिलेगा। Now rho of copper is given to be 1.7 new units के अकॉर्डिंग।
1.7 into 10 raised to minus 8 into length of copper is 1 meter, area of cross section is 10 raised to minus 6. Okay, and to solve this we get the value as 1.7 into 10 raised to minus 2. This will be your value. Okay. Similarly, resistance of iron, resistivity is 10 raised to minus 7. Okay, length is 1 meter, and again area of cross section is 10 raised to minus 6. If we solve this, we get the answer as 10 raised to minus 1. Okay. अभी यहाँ पे देखो, इसको हम लोग पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, so I will get the value as 0.017. ठीक है, and यहाँ पे तुमको वैल्यू मिलेगी 0.1. So therefore R equivalent is nothing but R of copper plus R of iron. It is 0.017 plus 0.1. So if you add both of them, you get 0.117. That is the value of R equivalent. Okay. Now I need to multiply here it by current. So current is given to be 1 ampere into R equivalent is 0.117. So your answer will be 0.117. Let's start with question number 23. Question number 23 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, पर कंफ्यूज होने के चांसेस है. ओके, नाउ इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 12 सेंटीमीटर वायर, उसको तुमने बेंड किया है टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. ओके, अब तुम क्या करने वाले हो? इस वायर में कुछ रेजिस्टेंस है. अब तुम क्या करना है? मल्टीमीटर लोगे एंड ए बी पॉइंट का क्रॉस लगाओगे, एंड यहाँ से तुम क्या करोगे? मल्टीमीटर लगा के यू विल मेजर द रेजिस्टेंस. ओके, केस 1. बाद में तुम BC के क्रॉस मल्टीमीटर लगाओगे एंड यहाँ का रेजिस्टेंस मेजर करोगे. ओके, दैट इज RBC. देन तुम AC के क्रॉस एक मल्टीमीटर लगाओगे एंड यहाँ से रेजिस्टेंस मेजर करोगे, दैट विल बी इक्वल टू RC. तुम क्या करने वाले हो? हर एक साइड्स के क्रॉस, हर एक वर्टिसेस के ऊपर मल्टीमीटर लगा के यू विल मेजर द रेजिस्टेंस. तो उसको मैं लेबल कर दिया RAB, RBC एंड RC. रिमेंबर ये इस पर्टिकुलर वायर रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे मल्टीमीटर कनेक्ट करने के बाद जो रेजिस्टेंस मिलता है हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये फर्क है. इट इज नॉट द रेजिस्टेंस ऑफ AB, इट इज द रेजिस्टेंस व्हिच वी गेट इन द मल्टीमीटर व्हेन वी कनेक्ट इट अक्रॉस AB. ओके, नाउ सी आप तुमको ऑप्शंस भी दिए हैं, तो सॉल्व करें. नाउ तुम्हारा वायर का लेंथ है 12 सेंटीमीटर. मैं यहाँ पे एक अजम्पशन करती हूँ, लेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट वायर, पर यूनिट लेंथ, let the resistance per unit length, that is in centimeters, be R. मैं क्या कहती हूँ? Let the resistance per centimeter be R. So अगर ये 3 सेंटीमीटर का वायर है, so इतने वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3R हो जाएगा. ओके, सिमिलरली अगर 4 सेंटीमीटर का वायर है, so BC ये जो आर्म है, इतने का कितना होगा रेजिस्टेंस? 4R, and across AC arm resistance will be 5. तो फटाफट क्या कर लोगे? 3R/4R/5, 3/4/5. पर ऐसा नहीं है, बिकॉज हम इस वायर की रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे. हम किसकी बात कर रहे हैं? मल्टीमीटर जब यहाँ पे कनेक्ट किया तो रिजल्टेंट जो मिलता है हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आई स्टार्ट विद द आर्म AB. सो ये तुम्हारा आर्म AB है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, सो आई राइट डाउन इज 3R रेजिस्टेंस. एंड देखना ये AB के साथ साथ ऐसे जा रहा है, ये AC एंड ये CB. तो ये AC एंड ये CB, इसका रेजिस्टेंस दिया गया है AC का 5R एंड BC इज 4. नाउ इफ यू सी इट प्रॉपर्ली, AB पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, AB पॉइंट्स के बीच में देखो ये 3R है एंड 5R एंड 4R देखो ऐसे जा रहा है. इट मींस 5R एंड 4R सीरीज में है रेजिस्टेंस. अगर मैं इसको प्रॉपर्ली सर्किट फॉर्म में ड्रॉ कर दूं, रजिस्टर के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे ये 3R है. देन ऊपर से देखो ये इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं एज 5R एंड ये हो जाएगा 4R. इस तरह से दिखाई देगा. करेक्ट है. सो इसमें 5R एंड 4R सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 9R. ओके, एंड दिस 9R एंड 3R आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो हम यहाँ से उसका हम R इक्वल निकालेंगे. फॉर्मूला 1/R इक्वल इज 1/3R प्लस 1/9R. ओके, उनको सॉल्व करना है. यू गेट द आंसर एज 9/4R. ओके, ये वाला कौन सा आगे का लेंथ है? इसको प्रॉपर्ली लेबल करेंगे जब हमने मल्टीमीटर को AB के क्रॉस रखा था. तो मैं इसको लेबल कर दूंगी RE. ओके,
अब तुम नेक्स्ट क्या करोगे, अब तुम BC आर्म को लोगे एंड BC आर्म के अक्रॉस कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा तुम वो निकालो। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर रही हूँ BC के लिए। ओके, BC के बीच में 4R, देन ऊपर ऐसे 3R एंड 5R, 3R एंड 5R will be series combination। देन यहाँ पे अगेन इनका सीरीज कॉम्बिनेशन है, सो इट विल बी 8R, देन 8R एंड 4R पैरेलल में, सो 1/R equivalent is 1/8R plus 1/4R। So you need to solve this and get the value of R equivalent as 8/3। ये होगा इस R equivalent को हम लेबल करेंगे बिकॉज हमने BC के क्रॉस लगाया है, तो R BC एंड लास्ट केस AC के क्रॉस। AC के बीच में भी have 5R, then 3R and 4R in series combination। okay? सीरीज में है तो रिजल्टेंट विल बी 7R। अब AC के क्रॉस जो होगा 1/R इक्विवेलेंट is 1/5R plus 1/7। We have to solve this and get the value for R equivalent। So it will be 35/12R। वैसे अभी R equivalent कौन सा होगा, AC। तुमने यहाँ पे देखो R भी निकाल लिया, R भी निकाल लिया और R से निकाल लिया। नेक्स्ट काम क्या है, तुम्हें यहाँ पे उसका रेशियो ले लेंगे। ओके, सो आई टेक द रेशियो। So first one will be 9/4R is to 8/3R is to 35/12R। ओके, जो भी चीजें कैंसिल होती है वो कैंसिल कर दो। यहाँ पे बेस में 4 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 12 है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिस पार्ट बाय 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से। सो आई गेट 27/12 is to 32 is to 12 is to 35 is to 12। सबका पहले तो कैंसिल आउट, सो गेट द आंसर इज 27 is to 32 is to 35। That is option C is the, sorry, option B is the correct option। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 में एक रिंग दी गई है एंड इस रिंग का एंटायर रेजिस्टेंस दिया गया है 12 ओम्स। ओके, तुमने क्या किया है, A एंड B पॉइंट के अक्रॉस एक वायर कनेक्ट किया है एंड उस पॉइंट के अक्रॉस तुमने अभी रेजिस्टेंस मेजर किया रिंग पे। ओके, एंड क्वेश्चन में गिवन है कि जब तुम A एंड B के अक्रॉस मेजरमेंट लेते हो रेजिस्टेंस का, सो यू गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एज 8/3 ओम्स गिवन। सो 8/3 को क्या बोलेंगे, R इक्विवेलेंट। तो जब तुम रिंग को ये दो पार्ट से कनेक्ट करते हो, ओके, तो देखो रिंग दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक का लेंथ है L1, एक का लेंथ है L2। सो व्हेन यू कनेक्ट, जब तुम रीडिंग A एंड B के अक्रॉस लोगे, तो यहाँ पे दो सेक्शन है, तो मैं ऐसे ड्रॉ करूँ सर्किट के अकॉर्डिंग। ओके, सो ये अपर वाला पार्ट है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा एंड ये लोअर वाला पार्ट है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा बिकॉज़ एंटायर वायर का कितना रेजिस्टेंस दिया गया है 12 ओम्स। सो अपर वाले पार्ट में कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, लोअर वाले पार्ट में कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। ओके, सो ये लेंथ L1 के लिए है एंड ये लेंथ L2 के लिए। ओके, लेंथ L1 का मैं लेती हूँ रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल R1 एंड L2 के लिए होगा रेजिस्टेंस R2, ऐसा मैं लेती हूँ। ओके, अभी इस वाले केस में हमको दिया गया है कि व्हेन यू मेजर अक्रॉस AB रेजिस्टेंस फाउंड टू बी 8/3 ओम्स। इसको हम लेबल करते हैं R इक्वल। तो हमको L1/L2 का यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है। नाउ एज यू कैन सी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकाला जाता है रेजिस्टेंस, 1/R इक्विवेलेंट is 1/R1 plus 1/R2। ऐसे हम सॉल्व करते थे वाला बिल्कुल तुमको R इक्विवेलेंट ऑलरेडी नोन है। नाउ रेजिस्टेंस R1 और R2 में क्या रिलेशनशिप है, देखो दोनों का रेजिस्टेंस मिला के मुझे क्या मिलता है 12 ओम्स। अगर मैं इसको पूरा एक एंटायर रिंग कंसीडर करूं, फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट्स नहीं है, सो एंटायर रिंग का वैल्यू कितना है 12 ओम्स। सो अगर उसके एक पार्ट का वैल्यू मैंने ले लिया x, लेट रेजिस्टेंस R1 is equal to x ओम्स, अगर मैं ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है, therefore R2 कितना हो जाएगा, R2 will be 12 minus x, करेक्ट ना, बिकॉज एंटायर वैल्यू है 12 ओम। सो अगर एक पार्ट का वैल्यू x हो तो रिमेनिंग पार्ट का होगा 12 minus x। ओके, तो हम ये वाली कंडीशन यहाँ पे पुट करेंगे। therefore 1/R equivalent is 8/3, then 1/R1 is x and 1/R2 is 12 minus x। तो हमको इसको सॉल्व करना है। So get the value as 8/3 is equal to x into 12 minus x upon 2। So
So 3 4 7. So if you solve this, you will get x into 12 minus x is equal to 32. 8 4 30. इसको हम सॉल्व करेंगे. 12x minus x square is equal to 32. Therefore x square minus 12x plus 32 is equal to 0. तुमको ऐसे कोऑर्डिनेट इक्वेशन मिलेगा और तुमको उसे सॉल्व करना है. x की वैल्यू निकालना है. Let the value of x as x is equal to 4 और x is equal to 8. वो दो वैल्यूज होंगी. ओके, x एक केस में you get x 4 and सेकंड केस में you get x equal to 8. अब कौन सा वाला करेक्ट है? अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट होता है? r is dependent on length. r is equal to rho l by a. It means r is dependent directly on the length of the conductor. जिसका लेंथ बड़ा होगा उसका r का वैल्यू भी हाई होगा. इस केस में डायग्राम में काफी क्लियर है. L1 is smaller than L2. Correct? It means resistance of this part will be smaller than this part. So इसमें smaller वाला part कौन सा है? 4. So L1 का जो resistance होगा that is R1 that will be equal to 4 ohm and L2 का जो resistance होगा that will be equal to R2 that will be what? 12 minus x ना? तो 12 minus 4 that will be equal to 8 ohms. तो इनडायरेक्टली तुमको क्या मिला है? दोनों पार्ट का रेजिस्टेंस मिला है. लो वाले पार्ट का होगा 4 ohm and लॉन्ग वाले पार्ट का होगा 8 ohm. So you got the value of resistances. Okay, R1 and R2. Now जैसे रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंडेंट है, so ratio of R1 by R2 will be equal to what? L1 by L2. If I take the ratio of resistance, automatically I get the ratio for length because बाकी कुछ तो चेंज नहीं हो रहा है. Resistance depends on the length. So यहाँ पे हम क्या करेंगे? R1 by R2 का रेशियो लेंगे. So R1 by R2 will be 4 by 8 that is 1 by 2. So 1 by 2 is the ratio of resistance. So 1 by 2 will be ratio of the length. Okay. So your correct option is option D. Okay. Next question number 27. इस क्वेश्चन में तुमको दिया गया है एक बल्ब, उसका पावर है 100 वाट एट अ वोल्टेज ऑफ 220. ओके, एंड बोला गया है विद टाइम वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है बाय 2.5%. अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है सो इट विल हैव इफेक्ट ऑन पावर, सो पावर भी कम होगा. तुमको बताना है व्हाट विल बी द डिक्रीज इन दी पावर इफ वोल्टेज ड्रॉप इज 2.5%. अभी ये वाला क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, पर इसको सॉल्व करने के लिए हम यूनिट मेजरमेंट्स एंड एरर वाला चैप्टर है, उसका कुछ कॉन्सेप्ट यूज करना है. अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं अभी बताने वाली हूँ बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स के लिए भी तुम यूज कर सकते हो. ठीक है, इससे सॉल्विंग बहुत इजी बन जाता है, बहुत क्विक हो. सो ये जो कॉन्सेप्ट है तुमको ऑलरेडी पता है, मैं रिवाइज करवा रही हूँ कॉन्सेप्ट जो हमने एरर वाले चैप्टर में किया है. सो फॉर एग्जांपल कोई टर्म है x, इट डिपेंड्स अपॉन वेरिएबल क्वांटिटीज a, b एंड c. ऐसे डिपेंड करते हैं. x एक क्वांटिटी है जो a, b, c पे डिपेंडेंट है. a, b, c भी वेरिएबल क्वांटिटीज है. ओके, a क्यूब b स्क्वायर रिलेशनशिप है x a b c का. सो इसके अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं? एरर वाले चैप्टर में देखा है dx by x, dx लिख सकते हो या फिर कभी-कभी डेल्टा x भी लिखते हैं. ठीक है, वो भी चलेगा. ओके, dx by x इज इक्वल टू जो भी पावर में होता है वो मल्टीप्लाई करते हैं 3 dA by a, यू कैन यूज डेल्टा एज वेल, प्लस देखो जब भी प्रोडक्ट रहेगा आइदर इट इज प्रोडक्ट और डिवीजन, दोनों में से कुछ भी रहेगा, हमेशा हम क्या करते हैं? एडिशन ही करते हैं. ओके, सो प्लस 2 dB by b प्लस 4 dc by c. जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा हम हमेशा क्या करेंगे? एडिशन करेंगे. सो dx by, अगर मैंने सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, dx क्या होता है? चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, dA क्या होगा? चेंज इन a विद रिस्पेक्ट टू a, चेंज इन b विद रिस्पेक्ट टू b, चेंज इन c विद रिस्पेक्ट टू c. अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करता हूं, ये सब कौन से एरर है? रिलेटिव एरर. सो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो परसेंटेज एरर. सो परसेंटेज एरर इन x. सो यहाँ पे एरर की जगह पर क्या बोल सकते हैं? परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज बोल सकते हैं. तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम लोग एरर के लिए अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज के लिए बोल सकते हैं. सिर्फ परसेंटेज या फिर मैं डायरेक्टली बोलूंगी परसेंटेज चेंज. So percentage change in x is equal to 3 times percentage change in a. Okay, change मतलब either it can be increase or it can be a decrease. Plus 2 times percentage change in b plus 4 times percentage change in c. तो ये वाला है एप्लीकेशन एरर वाले चैप्टर का जो हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में यूज कर सकते हैं. हम लोग यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं. नाउ तुमको पूछा गया है व्हाट इज द डिक्रीज इन पावर एंड ड्रॉप क्या हो रहा है? वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. बाकी कोई फैक्टर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? वोल्टेज.
अभी इस केस में ध्यान रखो, तुम्हारा जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स रहेगा, वो तो चेंज नहीं कर सकते विद टाइम। तुमने जो बल्ब फिट किया है इट विल हैव अ सर्टेन रेजिस्टेंस, एंड सो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, इट विल नॉट चेंज। सो पावर के पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, P = VI, I²R एंड V²R। अब इनमें से मुझे कौन सा फॉर्मूला चूज करना चाहिए सॉल्व करने के लिए? आई वांट अ रिलेशनशिप टू सॉल्व। सो इनमें से हम कौन सा रिलेशनशिप यूज करेंगे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? वोल्टेज वाला जरूरी है, बिकॉज़ वोल्टेज ड्रॉप है तो आई नीड टू इंक्लूड वोल्टेज। ओके, तो हम लोग ये तो यूज नहीं कर सकते। ओके, तो नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, फर्स्ट एंड थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करना है। अभी यहाँ पे तुम्हारा टर्म जो है वो क्या है, करंट है। अगर तुम्हारा वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है ऑटोमेटिकली करंट भी डिक्रीज होगा सर्किट में। ओके, सो यहाँ पे वोल्टेज एंड आई दोनों क्या हो गए, वेरिएबल क्वांटिटीज होगी। लेकिन अगर मुझे पावर डिक्रीज करना है तो मैं क्या चूज करूंगी, ऐसा टर्म चूज करूंगी जहाँ पे सिर्फ वोल्टेज ही वेरिएबल क्वांटिटी है, सेकेंड वाली क्वांटिटी वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। सो अगर मैं ये वाला यूज करूंगी, सो V एंड I बोथ विल बी वेरिएबल, तो मेरे पास सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बिकॉज़ मेरे पास सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू है, करंट ड्रॉप का वैल्यू नहीं है। बट अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, इस वाले केस में V एंड R का रिलेशनशिप है एंड बल्ब का रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होने वाला है, सर्किट का रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट में आ जाएगा। जब हम कांस्टेंट लेते हैं तो उसको हम लोग इस वाले पार्ट में इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज़ वो कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट को हम नहीं काउंट करते। सो यहाँ पे तुमको मिलेगा पावर इज प्रोपोर्शनल टू V², बिकॉज़ R इज कांस्टेंट। ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो यहाँ पे हम ये वाला केस अप्लाई करेंगे। सो आई कैन राइट डाउन dP/P will be equal to, पावर में है 2 times dV/P, we have multiplied by 100 and getting percentage values. Now dP/P into 100 ये क्या हो गया, percentage decrease in the power। डिक्रीज क्यों होगा, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर वोल्टेज डिक्रीज हो ऑटोमेटिकली पावर भी डिक्रीज हो, डायरेक्टली पूछा गया डिक्रीज ही पूछा। ओके, सो यहाँ पे ये क्या होगा, परसेंटेज डिक्रीज इन पावर हमको फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू 2 times, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वोल्टेज ड्रॉप। ओके, डिक्रीज इन द वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू बी 2.5%। ओके, सो नेट आंसर विल बी 5%। So decrease in the power is 5%, it is option C. So it all depends upon the power, कैसा रिलेशनशिप है तुमको एस्टैब्लिश वो देखना है। यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे I भी क्या हो जाएगी, वेरिएबल क्वांटिटी हो जाएगी। बट आई वांट ओनली वन वेरिएबल क्वांटिटी, दैट इज वोल्टेज, इसलिए हमने थर्ड फॉर्मूला यूज किया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन में तुमको एक सर्किट दिया है एंड 3 रेजिस्टर्स है, 9 ओम, 6 ओम एंड 2 ओम। ओके, 9 ओम एंड 6 ओम पैरेलल में है एंड 2 ओम उसके साथ सीरीज में है। तुमको दिया गया है कि पावर डिसिपेटेड बाय 9 ओम रेजिस्टर इज 36 वाट एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर। ओके, सो अभी यहाँ पे जो मैं कांसेप्ट तुमको बताने वाली हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन तुम अप्लाई कर सकते हो, सो प्रॉपर्ली देखना कैसे सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे तुमको 9 ओम के अक्रॉस पावर गिवन है। ओके, एंड तुमको निकालना क्या है, 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है। फिर इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, सिर्फ 2 ओम को सीरीज में लगा देना, प्रॉपर्ली देखना। अब यहाँ पे अगर मुझे यहाँ के इस अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मुझे V निकालना है, फॉर एग्जांपल इसके अक्रॉस, ये दूसरा है, फॉर एग्जांपल तुमको V अक्रॉस 2 ओम निकालना है, एंड विल बी इक्वल टू व्हाट, करंट अक्रॉस 2 ओम इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 ओम दिया है। So if you want to find out the potential difference across 2 ohm, क्या पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 2 ohms, और क्या रिक्वायरमेंट है, करंट। तो मैं अगर यहाँ पे करंट मिल गया कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ohm, ऑटोमेटिकली गेट द आंसर फॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ohm। सो यहाँ पे हमारा जो भी गिवन क्वांटिटी है उससे हमारा एम क्या होगा, टू फाइंड आउट द करंट व्हिच इज फ्लोइंग अक्रॉस 2 ohm रेजिस्टर, देन वी गेट द आंसर। नाउ 9 ohm के अक्रॉस पावर कंजम्पशन है 36 वाट। ओके, यहाँ पे पावर कंजम्पशन है 36 वाट। पावर का हमारे पास फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू I²R। ये भी यूज किया बिकॉज़ मुझे रेजिस्टेंस पता है, ठीक है, मुझे निकालना क्या है, करंट निकालना है, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। सो पावर इज I²R। तो अगर मैं इसके लिए अप्लाई करूं, 9 ओम के लिए अप्लाई करूं, सो पावर इज 36 वाट, करंट थ्रू 9 ओम इनटू रेजिस्टेंस इसका है 9 ओम, दैट इज 9। ओके, देयरफॉर सॉल्व करेंगे, I² अक्रॉस 9 ओम will be equal to 4, therefore current across 9 ohm resistor will be 2 ampere। okay, ये करंट किसके अक्रॉस मिला है, पर इसके अक्रॉस मिला है, 9 ohm के अक्रॉस मिला है। सो करंट थ्रू 9 ohm resistor कितना है, 2 ampere। तो तुम्हें कौन सा करंट चाहिए, करंट which is flowing through 2 ohm resistor। अभी हम वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेथड है, टेक्निक है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बता दूं,
ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3 एंड सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है फॉर एग्जांपल है I। ओके, सो ये I करंट यहाँ पे आके स्प्लिट होगा 3 पार्ट्स में, यहाँ पे जाएगा I1, यहाँ पे जाएगा I2, यहाँ पे जाएगा I3। ओके, अब तुमको यहाँ पे रिलेशनशिप है I1, I2 और I3 निकालनी है। कैसे निकालते हैं I1, I2, I3? देखो I1 will be equal to, ओके, I1 means what? करंट फ्लोइंग थ्रू R1। R1 के अलावा कौन सा रेजिस्टर है सर्किट में? R2 एंड R3। तो यहाँ पे ले लेंगे R1 के अलावा जो भी है R2 प्लस R3, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओवरऑल क्या होगा? R1, R2 एंड R3। ओके, R1, R2 एंड R3 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द करंट व्हिच इज फ्लोइंग इन द सर्किट। सो इस फॉर्मूला से हमें क्या मिल जाएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2। सिमिलरली वैल्यू ऑफ I2 कैसे निकालेंगे? I2 इज करंट थ्रू R2, तो R2 को छोड़ के R1 एंड R3 आएंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय ओवरऑल वैल्यू इज R1 प्लस R2 प्लस R3 into I is the current in this circuit and similarly I3 को इस तरह से निकालेंगे। I3 means R3 के थ्रू करंट कितना निकालना है, सो इसको छोड़ के बचेगा R2 और R1, सो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 into I stands for current in this circuit। सो इस मेथड से क्या निकाल सकते हैं? इंडिविजुअल पार्ट में कितना करंट फ्लो होता है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 3 का एग्जांपल है, यहाँ पे सिर्फ 2 का है तो सिंपल हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे करंट को मैंने बोल दिया I1, यहाँ पे करंट है फॉर एग्जांपल I2 एंड जो सर्किट में करंट है वो फॉर एग्जांपल I। सर्किट में जो करंट आया है वही करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, करेक्ट, बिकॉज़ ये वाला ये जो कॉम्बिनेशन ये एंटायर और ये इसी सीरीज में जाता है, जितना करंट यहाँ से जाएगा वो सर्किट का करंट है, ओके, उतना करंट 2 ओम के क्रॉस जाएगा। तुम्हारा यहाँ पे एम क्या है? फिर I निकालना है। ओके, अब हम I कैसे निकालेंगे? ये फार्मूला का यूज करेंगे। हमको I1 का वैल्यू ऑलरेडी नोन है, वो कितना है? 2 एम्पीयर। सो फार्मूला के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग I1 will be equal to, I1 is current through 9 ohm, so इस 9 ohm रेजिस्टेंस को छोड़ के और कौन सा रेजिस्टेंस है हमारे साथ? 6 ohm डिवाइडेड बाय ओवरऑल वैल्यू इज 9 प्लस 6। ओके, सिंपल टेक्निक है, फटाफट सॉल्व करने के इनटू I means करंट इन द सर्किट। तो अभी I1 का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, इट्स 2, तो हम पुट कर देंगे 2 is equal to 6/15 into I। So to solve this, so I'll get the value of I as 5 ampere। Okay, जितना सर्किट का करंट है उतना करंट फ्लो करेगा 2 ओम के अक्रॉस। Therefore, potential difference across 2 ohm is current across 2 ohm into resistance of 2 ohm, that is 2। Okay, current through 2 ohm is actually equal to current in the circuit, that is 5 ampere into 2। So you'll get the answer as 10 ohm। Okay, तो यहाँ पे ये जो मैंने तुमको भी बताया, ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से देख लो, बिकॉज ये फटाफट सॉल्व करने का टेक्निक है। जनरली दो रेजिस्टेंस के लिए से आता है, मोर देन 2 भी पॉसिबल है। बहुत सिंपल तरीके से हम I1, I2 और I3 निकाल सकते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन बहुत फास्ट है। तो को ये टेक्निक ध्यान रखनी है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन तुम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। कैसे हमने पावर के हेल्प से पहले I निकाला, I1 निकाला, I1 की हेल्प से हमने I निकाला, फिर I के अकॉर्डिंग हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 64, ये काफी बेसिक क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन तुमको क्वेश्चन रीड करने के बाद पहले आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन बहुत इसका सिंपल है, लेकिन जब तुम क्वेश्चन रीड करोगे तो पता चलना चाहिए जो टर्म्स दिए वो एक्चुअली में क्या है। तुमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में बोला है a cell has a terminal potential difference of 2.2 volt when the circuit is open। जब सर्किट ओपन है एंड तुमने सेल के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया है, that will be actually equal to EMF, that is E equal to 2.2। तो यहाँ पे ये पता करना जरूरी है, ये लिखना बहुत जरूरी है कि जो दिया गया वैल्यू वो क्या है? EMF का वैल्यू है, because when the circuit is open, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है that is nothing but the EMF, that is E। ओके, एंड बाद में बोला गया है the value of terminal potential difference will reduce to 1.8 volt when the cell is connected to a resistance of 5 ohm। ओके, तो जब तुम उस सेल को कनेक्ट करते हो 5 ओम रेजिस्टर के साथ, उस टाइम पे तुमको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू 1.8। सो अभी यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो चुका है, इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। नाउ फार्मूला काफी सिंपल है, E is equal to current into total resistance means what? External resistance
प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तुम्हारा फॉर्मूला है, तुमको इसका यूज करना है। एंड V का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो V इज नथिंग बट I into R। एंड यहाँ पे ये जो R होता है वो कौन सा होता है? सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, दैट इज R। ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस पार्ट? वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ R। अभी हमें देना क्वेश्चन, हमको I की जरूरत नहीं, E नोन है तुमको, V भी नोन है एंड R नोन है। R इज नथिंग बट R इक्विवेलेंट, बिकॉज़ एक ही रेजिस्टर है, so instead of R इक्विवेलेंट I can use R, but there is only one resistor, ऐसे बोल सकते हैं। so मुझे यहाँ पे I का टर्म नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? यहाँ पे रेशियो ले लेंगे। so if I take the ratio of E by V, I'll get it as I R plus R upon I into R। okay, so I का टर्म कैंसिल हो जाएगा, E का वैल्यू है 2.2, V का वैल्यू है 1.8। ओके, यहाँ पे कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाय R। सो मुझे सॉल्व करना है। सो 1 प्लस r बाय R एंड R का वैल्यू कितना गिवन है? 5 ओम्स ऑलरेडी है, तो हम सॉल्व करेंगे। सो 11 by 9 इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r बाय R। दिस नॉर्मल सॉल्विंग करना है, गेट द आंसर। Therefore, small r is equal to 10 by 9 ohms. This is the value of internal resistance. So यहाँ पे क्वेश्चन काफी सिंपल है, जनरली EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला से सॉल्व हो जाता है। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन को रीड करके आइडेंटिफाई करना कि कौन सी वैल्यूज गिवन है। ओके, अगर तुमने रिवर्स कर दिया तुमको आंसर रॉन्ग हो गया, तो प्रॉपर्ली रीड करो एंड देखो जो गिवन टर्म्स है वो कौन कौन से। Now the last question from section 1। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम जो अभी कॉन्सेप्ट बताया उससे अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। जो भी मैंने कॉन्सेप्ट में कुछ पॉइंट्स बताए उससे अकॉर्डिंग तुम थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अभी इस क्वेश्चन में तुमको एक रिंग दी गई है, रिंग का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड गिवन है कि रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर इज 12। ओके, मतलब 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस होगा 12 ओम, 2 सेंटीमीटर का इट विल बी 24 ओम्स और 3 सेंटीमीटर इट विल बी 36 ओम्स। So per centimeter resistance is given to be 12 ohms। Okay, तुमको पता करना है कि अगर तुमने A and B या डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स में से इसको अगर मैंने जॉइन किया डायमीटर बनेगा। ओके, इसका मतलब ये अपर हाफ होगा और ये लोअर हाफ, दोनों का लेंथ एग्जैक्टली इक्वल होगा। ओके, सो ये अपर वाला पार्ट एंड ये लोअर वाला पार्ट बोथ विल हैव इक्वल लेंथ्स। इफ दे हैव इक्वल लेंथ द रेजिस्टेंस विल बी इक्वल। जितना रेजिस्टेंस ऊपर होगा उतना रेजिस्टेंस नीचे होगा। तो उसके पहले हम क्या करेंगे? पहले इस पूरे रिंग का कितना रेजिस्टेंस है पहले हम वो निकालें। ओके, कैसे निकाल सकते हैं? सर्कमफरेंस क्या है सर्कल का, पहले हम वो निकालते हैं। व्हाई सर्कमफरेंस? बिकॉज़ मुझे लेंथ चाहिए, कितना लेंथ है पूरे रिंग का। तो सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द रिंग, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 2 pi r। नाउ r is given in centimeter, that is nothing but 0.1 meter। so 2 pi into 0.1, that is 0.2 pi। okay, this is the circumference of the ring, that is the length, entire length of the ring। अभी इसको हमने देखो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर पार्ट होगा और लोअर पार्ट होगा, 0.2 pi। नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग पहले हम निकाल लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग, द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर इज 12 ओम। यहाँ पे कितना मीटर है? 0.2 pi मीटर। आई थिंक वी डोंट नीड टू कन्वर्ट, सो इट इज 4 मीटर। so 0.2 pi into 12। So if you solve this, you get the value as 2.4 pi। Okay, the 2.4 pi actually में क्या है? तुम्हारा रेजिस्टेंस है किसका? पूरे के पूरे सर्कल का है, पूरे रिंग का है। देखो रेजिस्टेंस इन अपर पार्ट का रेजिस्टेंस का हाफ होगा। So upper part will have a resistance of 1.2 pi and lower part will have a resistance of 1.2 pi। इक्वली हमने डिवाइड कर दिया। Now as you can see, upper part and lower part अगर डायग्राम को अगर देखेंगे they are in parallel formation। so 1 upon r equivalent will be 1 upon r1 plus 1 upon r2। यहाँ पे r1 और r2 दोनों सेम है, दोनों का वैल्यू कितना है? 1.2 pi each। so 1 upon r equivalent will be 1 upon 1.2 pi। so if you solve this, you will get the value of r equivalent as 0.6 pi। okay, this is your answer, 0.6 pi। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आर इक्विवेलेंट के ऊपर सॉल्व करना है। रिंग वाले क्वेश्चन काफी कॉमन है, तुम देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस रिंग टाइप के पूछे। अब तुम्हारा काम क्या है? जितने मैंने क्वेश्चन को करवा दिए वो तुमको एक बार वापस से रिवाइज करना है, वापस से देखना है, रिवाइंड करके देख लो अगर समझ में नहीं आया
जो मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बताया, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लो, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग तुम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं करवाए, वहाँ से क्वेश्चंस नहीं करवाए, वो खुद से सॉल्व करना है बेस्ड अपॉन जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी अभी एंड जो मैंने फॉर्मूलाज को बताया, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे अभी सेक्शन